नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओवरऑल इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसका कहना है कि एसबीआई जो ये बॉन्ड इशू करती थी अब ये इशू नहीं कर सकती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज नहीं कर सकती है। और यही पूरा जो इशू है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कुछ भी तब भी ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं काफ़ी सिंपल शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूंगा आगे। तो इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अगर आप लोग ऐसे देखो ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको चाहिए होता है पैसा, अपना जो भी वो काम वगैरह करती है वो करने के लिए। इसमें तो कोई भी आप लोग कह सकते हैं रॉकेट साइंस है नहीं। पैसा के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगा, चाहे अपना मैनेजमेंट हो गया, चाहे इनको इलेक्शन लड़ना हो गया, इन लोग को चाहिए होता है पैसा। अब ये कोई सर्विस तो प्रोवाइड करती नहीं है, कोई आप लोग कह सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो तो बेचती नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार देश को बेच देती हैं, देश का सौदा कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है देश के भले के लिए। ठीक है, तो इनको चाहिए इस काम के लिए पैसा। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना तो जो आम जनता होती है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या फिर लीडर्स के लिए वोट करती है, इसमें आप लोग को पुअर पीपल भी मिलेंगे, आप लोग कह सकते हो रिच पीपल भी मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रूलिंग में आने से फायदा होगा। तो ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से इनको फायदा होता है, ये लोग चाहते हैं कि वही पॉलिटिकल पार्टी जीते और उसके जीतने में मदद भी करते हैं। वोट तो सभी देते हैं, लेकिन इसमें से जो पैसे वाले होते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो पैसा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो पैसा भी डोनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। अब होता क्या था कि पहले किस तरीके से ये पैसा डोनेट किया जाता था, ये पूरा आप लोग कह सकते हो, ये पूरा आप लोग कह सकते हो हिडन तरीके से किया जाता था। जो पर्सन डोनेट करना चाहता था ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता था, उसको पैसा डोनेट कर देता था जितना भी ये डोनेट करना चाहता था, और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज से आप पूछ भी नहीं सकते हो, आरटीआई के अंदर भी आप नहीं पूछ सकते हो कि किसने आपको पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है। इवन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ना, जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, उनको भी ये बात नहीं पता रहती थी कि इसको इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना फंड मिला है, इसके तरफ से मिला है। तो कंप्लीटली आप लोग कह सकते हो ये एनोनिमस तरीके से होता था। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट को लगा कि इससे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। कोई भी आप लोग कह सकते हो विदेशी ताकत या कोई भी इस तरीके की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री वो क्या कर सकती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देके जिता सकती है। और वो पॉलिटिकल पार्टी कल को जीत के आती है तो उसको जाहिर सी बात है कि ये जो एहसान है ये चुकाना पड़ेगा अपने डोनर का। इसीलिए वो अपने डोनर के इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करेगी, देश के इंटरेस्ट में कम काम करेगी। और इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक नया सिस्टम लेके आई जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। 2017 में ये लेके आया गया, 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सिंपली इसमें ये किया गया कि जो भी इंडिविजुअल या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है पैसा, वो एसबीआई में जाएगा और वहां से ये डोनेट कर पाएगा। सारी एसबीआई के बैंक्स में नहीं, कुछ एसबीआई की जो बैंक है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर देगी, उसको ऑथोराइज कर देगी। सिर्फ वहीं से जो इंडिविजुअल है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं। और ये देंगे कैसे? दरअसल वो जो एसबीआई की बैंक होगी ना, वो क्या करेगी कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसके डिनोमिनेशन में जो बॉन्ड है वो इशू करेगी। और ये बॉन्ड जो डोनर होगा वो जाके खरीद लेगा, और जो पैसा देके ये खरीदेगा वो उस पॉलिटिकल पार्टी को चला जाएगा जिसका नाम ये मेंशन करेगा, जिसको ये डोनेट करना चाहेगा। अब इससे क्या होगा कि जो भी ये डाटा है, किसने पैसा किसको डोनेट किया, ये सारा डाटा रहेगा एसबीआई के पास। एसबीआई के पास रहेगा तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मांग सकती है, और यही डाटा ये शेयर करेगी इलेक्शन कमीशन के साथ। तो ये इसके पीछे लॉजिक था। कुछ इसको लेकर रूल भी बनाए गए थे कि जो डोनर है वो जिस डेट में आप लोग कह सकते हो ये बॉन्ड खरीदता है, उसके 15 दिन के पहले ही जो पार्टीज जिसको वो पैसा डोनेट किया है उसको अपना पैसा निकालना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर ये भी किया गया था कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज कर सकती है जो आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड है। और उसके अलावा भी उस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले इलेक्शन में, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो स्टेट की या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, कम से कम 1% वोट जो है वो अपने नाम करने पड़ेंगे, तभी वो आप लोग कह सकते हो ये जो बॉन्ड है इसके थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ रेगुलेशन इसके लिए बनाए गए थे।
अब हुआ क्या इसको लेके, अगर आप लोग देखो ना तो वादा कुछ और किया गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सारे डाटा रहेंगे गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो कुछ और रहा था, ठीक उसका उल्टा हो रहा था। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इस पे कुछ भी नहीं था। दरअसल अगर आप लोग इसको ऐसे समझो कि जो इस समय की रूलिंग गवर्नमेंट है, मान लो इंडिया का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सारा डाटा रहेगा कि किससे किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना फंड रेज किया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डाटा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता रहेगा। और वहीं अगर अपोजिशन पार्टी, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कांग्रेस मान लेते हैं यहाँ पर, और वहीं अगर हम लोग अपोजिशन पार्टी का देखें तो इसको बिल्कुल नहीं पता रहेगा कि जो दूसरी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, इसने किस फंड रेजर से पैसा कितना रेज किया। तो एक तो आप लोग कह सकते हो इसका नुकसान ये हो गया कि जो रूलिंग पार्टी रहेगी उसी को फायदा मिलेगा इसका, और बाकी जो पार्टीज रहेगी उनको कोई भी फायदा इसका नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप लोग देखो ना तो लोगों का क्या, हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ली कि उसको पता रहेगा कि किसने किससे पैसा लिया है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता रहेगा ना। और आरटीआई के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी से ये भी नहीं पूछ सकते हो कि किससे आपने पैसा लिया। आरटीआई, ये पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में सब एक हो जाती है, ये कहती है कि हम सब पे आरटीआई लागू नहीं होता है क्योंकि हम लोग, आप लोग कह सकते हो, पब्लिक ऑफिस नहीं है। इस तरीके के आर्गूमेंट ये देती हैं और इसीलिए ये बताने से मना करती हैं आरटीआई के अंदर कि किससे हमने कितना पैसा रेज किया है। इस तरीके की अगर आप लोग देखो ना तो विवाद इंडिया में काफी टाइम से चल रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये आरटीआई के अंदर आती है कि नहीं। आरटीआई यानी आप लोग को पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये लोग आती हैं कि नहीं। तो उसके अंदर भी लोगों को जो फंड रेजिंग है उसके बारे में नहीं पता चल सकता कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किससे फंड रेज किया है। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आप लोग कह सकते हो एक तरीके से मजाक हो गया। यही केस उठा और ये कहा जाने लगा कि आर्टिकल 14, 19 और 29, 21 का ये वायलेशन है। फिर ये केस पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अभी इसके बारे में जो अपना वर्डिक्ट है वो सुनाया है। दो तरीके के वर्डिक्ट, हालांकि वर्डिक्ट दोनों सेम ही है लेकिन दो रीजन बताए गए। दोनों वर्डिक्ट ने, आप लोग कह सकते हो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, लेकिन रीजन इनने अपने अपने अलग दिए हैं। इस केस में अगर आप लोग देखो ना तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि ये जो पूरा स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको हम लोग दो ही चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या ये इसके पीछे कोई लॉ है, किसी लॉ का इस्तेमाल करके ये जो स्कीम वगैरह ये बनाया गया है और वो लॉ सही है कि नहीं, इस तरह की बात की गई थी। और दूसरा, इससे क्या जो आम जनता है उसकी राइट टू इंफॉर्मेशन कर्टेल होती है। इन दो चीजों पे खाली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो ये कि हाँ बिल्कुल, ये लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको कर्टेल करती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो फंड रेजिंग है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ ये भी कहती है कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो है ना वो क्विड प्रो क्यो हो सकता है। क्विड प्रो क्यो वही होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कि कोई पैसा डोनेट कर देगा पॉलिटिकल पार्टी को और वो कहेगा फिर हमारे अकॉर्डिंग आप काम करो, या पॉलिटिकल पार्टी लगी रहेंगी उसको अपना एहसान चुकाने में। तो समथिंग फॉर समथिंग। तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये क्विड प्रो क्यो हो सकता है, जिससे इंडिया की सोवेनिटी जो है उसको भी खतरा हो सकता है। और ये अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, इस तरीके की बातें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो 3 प्रॉन्स टेस्ट जो है उसको लेकर भी ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है इसको सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट किया है। आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये है क्या 3 प्रॉन्स टेस्ट, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो 2017 का जो राइट टू प्राइवेसी वाला जजमेंट था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको आउटलाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी इस तरीके का इशू अगर आता है कि जिसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल करती है और ये इसके पीछे कारण बताती है कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इस पूरे चीज को हम लोग 3 पॉइंट पे जज करेंगे। सब कोर्ट का कहना है कि सबसे पहले तो हम लोग लीगलिटी देखेंगे कि क्या ये जो चीज है, ये जो और नया लॉ लेके आई है, नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, ये लीगल है, इसके पीछे कोई कानून है। तो इसमें तो देखो आप लोग को मैं बताऊं तो इनकम टैक्स एक्ट जो हो गया वो, या फिर 1951 का आरपी एक्ट जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया था, तो लॉ की बैकिंग तो है इसको। और उसके बाद फिर कोर्ट का दूसरा जो टेस्ट है वो है लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट जो है वो इसके साथ जुड़ा है कि नहीं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए ये ऐसा कर रही है और इसके पीछे कंट्री का ओवरऑल कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें फायदा, और इसीलिए वो इस तरीके के स्टेप ले रही है। तो इस पे कोर्ट ने टेस्ट किया और इस पे सेंटर का इस तरीके का, आप लोग कह सकते हो, स्टेटमेंट था। इस तरीके की बात की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि से ब्लैक मनी कर्व होगा, और फिर इनका कहना है कि जो डोनर्स है उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है, इसलिए ये चीज़ जरूरी है।
और तीसरा जो टेस्ट है वो था इसके प्रोपोर्शनैलिटी को लेके, यानी कि जितना बड़ा कदम स्टेट ने उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, उसका वाकई में उतना फ़ायदा है भी कि थोड़ा सा फ़ायदा उसने बता के पूरी तरीके से ये जो आप लोग कह सकते हो फंडामेंटल राइट है लोगों का, इसको कर्व कर दिया है। तो इसमें हमारे जो सीजीआई है DY चंद्रचूड़, इनने कहा है कि ये गवर्नमेंट ने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। ब्लैक मनी को कर्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, इसके लिए आप पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है लोगों का, उसी को कर्व नहीं कर। कोर्ट है उसने एसबीआई को ये ऑर्डर भी दे दिया है कि वो 6 मार्च तक जो भी उस अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसके थ्रू उनके सारे डिटेल प्रोवाइड करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 13 मार्च तक ये जितनी भी डिटेल है इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग को पता चल जाएगा कि पिछले इलेक्शन में आप लोग कह सकते हो या फिर इस इलेक्शन के लिए भी किसने कितना पैसा किस पार्टी को डोनेट किया है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। टेक